पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एंड वाइस वर्सा, और उनके उस कॉम्बिनेशन से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो डिसाइड करता है कि इसका ऑप्टिकल इफेक्ट क्या होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स उसे कहा जाता है जहाँ पर कि आप ये मानते हो कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, यानी हम वेव नेचर को छोड़कर रे नेचर की बात करते हैं। ऑप्टिक्स तो वो ब्रांच है हमारा जिसमें कि हम डील करते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट वेव्स से अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए। पर जब हम ये मानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट नेग्लिजिबल है कंपेयर्ड विद द डायमेंशन ऑफ डिवाइस, जैसे कि इन केस ऑफ ऑर्डिनरी मिरर्स एंड लेंसेज, तो हम उसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? लाइट बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपने ज्योमेट्री के सिंपल रूल्स लगा सकते हैं। तो ये ऑप्टिक्स का वो पार्ट है बेसिकली जहाँ पर कि हम लाइट को वेव की बजाय रे मान रहे हैं, यानी उसको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानते हैं। अब हम बात करते हैं वो रूल्स जो कि यहाँ पे हमारी इस प्रोपोगेशन को गवर्न करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन के इवेंट को गवर्न करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। और दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं। ये जो वर्टिकल प्लेन है यहाँ आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आपको अलग दिख रहा है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर पे आपकी लाइट टकराई गई, लेकिन आपकी ये तीनों जो लाइट थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही आपके एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं। हमें अपना ध्यान फोकस करना होता है केवल उस पॉइंट पर जहाँ की इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, हमें उसके परपेंडिकुलर डालना होता है। दैट परपेंडिकुलर विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। अगर आपका सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कर्व्ड है तो भी आपको उस पर परपेंडिकुलर लेना है उस जगह पर जहाँ पर कि आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ आपकी कॉन्वेक्स सरफेस थी, यहाँ कॉन्केव सरफेस थी। इन बोथ द केसेस जिस जगह पे आपकी रे इंसिडेंट करी हम वहीं पर नॉर्मल लेते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस। व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस? तो देखिए, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल हो, इनके जो बीच का मिरर को जो मतलब कहें कि हम जो स्पेस है उसको मिरर दो तरीके से डिवाइड करता है। प्लेन मिरर हो या आपका स्फेरिकल मिरर हो, वो आपके स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट जो मिरर के सामने है वो रियल कहलाता है, जो मिरर के पीछे है वो वर्चुअल कहलाता है। इसको वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई रे नहीं पहुँचती है, लेकिन हम इसको फिर भी कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारी इमेज फॉर्मेशन में इसका रोल है। तो यहाँ वर्चुअल इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ कोई लाइट नहीं पहुँचेगी, बट पहुँचती हुई लगेगी, या यहाँ से हमें आती हुई लगेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं। तो मिरर हमारे दो टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर एंड वर्चुअल मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। वी विल स्टार्ट विद प्लेन मिरर फर्स्ट। प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर वो होते हैं जिनके लिए आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी होती है आपकी इमेज की हाइट भी उतनी ही होती है। कोई मैग्निफिकेशन यहाँ नहीं होता, मैग्निफिकेशन 1 होता है। इनकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पावर 0 होता है। ऑब्जेक्ट जिस जगह रखी हुई है, जितना दूर रखी हुई है आपकी मिरर से, उतनी ही दूरी पे आपका इमेज भी बनेगा। डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैंने आपको ये बोला कि उसी जगह बनेगा, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा था उतनी ही दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा ऑन द अदर साइड ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर इज v, तो स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर भी क्या होगा? v ही होगा। इन केस हमारा क्या हो रहा है, जो मिरर है वो स्टेशनरी है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v से चल रहा है तो आपकी जो इमेज है वो भी मिरर की तरफ कितने से चलेगी? v से चलेगी। अगर हम इमेज की स्पीड देखें रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, वैसे इसको स्पीड नहीं वेलोसिटी बोलना चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी? 2p हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ मिरर का मूवमेंट अभी इन्वॉल्व नहीं है। फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखें और प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराएं, तो इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है 2 थीटा एंगल से। तो हमारे मिरर को हमने रोटेट किया, इंसिडेंट रे जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है,
तो अगर हमने मिरर को थीटा से घुमाया तो हमारी रे कितने से घूम जाएगी, 2 थीटा से। तो इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आपने मिरर को घुमाया 45 से, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगी, 90 डिग्री से। तो अगर आपके मिरर पे आपकी हॉरिजॉन्टल रे स्ट्राइक कर रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी वर्टिकल रे वहां से जाएगी। यानी कि आपको याद है जो वो पेरिस्कोप में यही फंडा होता है, पहले हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल रे बनती है, फिर वर्टिकल रे को वापस हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, जो पनडुब्बी वगैरह में लगा होता है। इसमें प्लेन मिरर में एक टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि क्लॉक जो है वो हमें एक्स घंटे, वाई मिनट और जेड सेकंड दिखा रही है। तो जब हम इसे प्लेन मिरर में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको क्लॉक का टाइम दिया है और मिरर में पूछा है क्या दिखेगा, तो देखिए आपको घंटे के लिए क्या करना है 11 माइनस एक्स, मिनट्स के लिए क्या करना है 50 माइनस वाई, और सेकंड के लिए क्या करना है 60 माइनस जेड। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है क्लॉक टाइप के सवालों के लिए। क्लॉक टाइप के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। एक प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मतलब पीछे रे जा नहीं रही है लेकिन हमने उसको बढ़ाया है। तो बढ़ाया है तो हमें पीछे की तरफ जो इमेज दिख रहा है हम उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज डिसाइड होती है, ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है इंसिडेंट रेज से, इमेज डिसाइड होता है रिफ्लेक्टेड रेज से। तो रियल ऑब्जेक्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सही में रेज डाइवर्ज होती हुई लग रही हैं। इसे हम वर्चुअल इमेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें रेज सही में डाइवर्ज होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई, डाइवर्ज आउट होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, अगर रियल में होती तो हम कहते हैं ये रियल इमेज है। जैसे यहाँ क्या हुआ, आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, आपकी इंसिडेंट रे कन्वर्ज होती हुई लग रही है लेकिन कन्वर्ज हो नहीं रही है। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट में आपकी रेज जो है वो डाइवर्ज होती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आपकी रेज कन्वर्ज होती हैं, यहाँ दिख रहा है। और रिफ्लेक्टेड रेज के केस में वर्चुअल इमेज कब होती है, जब आपकी रेज जो हैं वो डाइवर्ज होती हैं, और रियल के केस में कन्वर्ज होती हैं। समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट के केस में अगर रेज कन्वर्जिंग है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज के केस में अगर रेज कन्वर्जिंग है तो वो इमेज रियल इमेज है। ठीक है, रेज कौन सी, ऑब्जेक्ट के लिए आपकी इंसिडेंट रेज, इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये आपकी रियल इमेज बन रही है क्योंकि सही में आपकी रेज यहाँ तक पहुँच रही हैं। ठीक है, तो मिरर के छोटे मोटे सवाल इन सब कंसेप्ट पे प्लेन मिरर के बनते हैं। इसके आगे बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर जो होता है, बेसिकली आपने देखा होगा किसी जो छोटे मोटे जो हेयर कट सलून होते हैं उनमें क्या होता है, छोटी दुकान होती है तो उसको बड़ा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, सामने तो एक मिरर लगा ही होता है, पीछे की तरफ जो वॉल होती है उस पर भी वो मिरर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट इमेज का जो खेल है वो चलता रहता है। मतलब एक मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को दूसरा मिरर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, फिर वो इमेज बनाता है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो M1 ने बनाई। ठीक है, तो M1 ने बनाई इमेज I2 और M2 ने बनाई इमेज I1। ठीक है, तो इन्होंने इमेज बना दी। अब I1 को मिरर M1 यूज़ करके इमेज बनाएगा, इसी तरीके से I2 को इमेज की ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करके M2 इमेज बनाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फाइनली ये इमेज कोइंसाइड कर गई दोनों, यानी आपने जो ऑब्जेक्ट रखी थी वो दोनों मिरर्स के बीच में किस तरीके से रखी थी और मिरर के बीच में कितना एंगल था, उससे डिसाइड हुआ कि यहाँ 3 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो हम हर बार ये करते तो बैठेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम फॉर्मूला काम में लेंगे कि अगर 2 मिरर थीटा एंगल पे लगे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी। अगर 360 बाय थीटा -1, आपको 360 बाय थीटा क्या देता है, इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 बाय थीटा -1। और अगर 360 बाय थीटा आपको ऑड देता है तो आपकी इमेजेस बनेंगी 360 बाय थीटा -1, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली रखा हो। नहीं तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 बाय थीटा अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली रखा है। कुछ हवा नहीं लगी, इधर ही देख लो, यहाँ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना 90, 360 बाय 90 क्या आया 4 कैसा नंबर है, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी 4 - 1 3। आ गया समझ में। तो ऐसे आप नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हो।
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो प्लेन मिरर हैं M1 M2, उनका लेंथ है 20 मीटर और दोनों की लेंथ 20 मीटर है, बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कहा है रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट करती है वन एंड ऑफ मिरर M2 पे एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। पूछा है कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये रे जो है रिफ्लेक्शन के अंदर जाएगी बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। यानी क्वेश्चन में कुछ आपको ऐसी सिचुएशन दी है कि ये दो मिरर हैं, इसको M2 मान लो, इसको M1 मान लो। पहले मिरर के साथ आपकी रे इंसिडेंट कर रही है एंगल 53 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से फिर यहाँ इंसिडेंट करेगी, फिर यहाँ इंसिडेंट करेगी और ऐसे वो इंसिडेंट करते करते तब तक इंसिडेंट होती रहेगी जब तक कि वो कितना डिस्टेंस ना चल ले, 20 मीटर ट्रैवल ना कर ले। उसके बाद वो सिस्टम के बाहर निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लें कितना है x, ये डिस्टेंस कितना है d, ये एंगल दिया हुआ है कितना है 53 डिग्री, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, ये डिस्टेंस x, ये d, ये एंगल 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन d बराबर कितना हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 53। तो x का वैल्यू कितना आया, d tan 53, 53 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 4/3। d का वैल्यू कितना दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 0.4/3 मीटर। तो एक बार में कितना चलते हैं 0.4/3, कितनी बार चलना है तो 20 चलना है टोटल, तो 0.4/3 करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा 150। 150 में हमें 1 और ऐड करना होगा क्योंकि एक रिफ्लेक्शन यहाँ जो हो रहा है उसे कंसिडर करना है, ये तो हो ही रहा है ना ये डिस्टेंस जो है, तो इसलिए +1 और करेंगे तो टोटल कितना आया 151। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।